हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ये चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जितना बड़ा है और अगेन सिमिलरली इसमें क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। हाउएवर बहुत लोगों का ये चैप्टर बहुत वीक होता है जिसकी वजह से वो कहते हैं इसको छोड़ देते हैं। फिर भी हम अगले आधे पौने घंटे के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आधा पौना घंटा ज्यादा भी लग सकता है बट हम सारे शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो एवरेज है या बिलो एवरेज क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए पक्का से, इवन देन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोला है? सिंपल सी बात है ना, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। नॉर्मली अगर एक 1 कूलम 2 कूलम चार्ज है तो उसमें इस बारे में सोचा नहीं जाएगा। अगर 10⁻⁻19 के ऑर्डर में चार्ज है तो वहां पे हमें सोचना चाहिए कि ये क्वांटाइज्ड, ऐसा तो नहीं है कि ये 2.5 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा चार्ज, तो वो वाली बात है, इसलिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। कूलम्स लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो चार्जेस अगर Q1 Q2 डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच में फोर्स लगती है K Q1 Q2 बाई R²। बात लिखने की भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पता ही है आप सब लोगों को, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। K की वैल्यू को 1/4πε0 बोला जाता है, वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम, एंड इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में। अगर किसी मीडियम में इन चार्जेस को डाल दो आप तो जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाती है। जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रही थी उसकी 1/k टाइम्स, उसकी 1/k टाइम्स फोर्स वो हो जाती है अगर आप किसी मीडियम में इन चार्जेस को पिट कर दो। एंड द रीजन फॉर दैट इज, ये वैसे तो बात हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में और डिस्कस कर लेंगे, बट द रीजन फॉर दैट इज कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें कुछ चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो जाते हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं ताकि ये फोर्स जो है कम हो जाए, 1/k टाइम्स हो जाए। जो यहां पे k है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को आप k टाइम्स ε0 बोल देते हो, वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आई होप इट इज फाइन। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि भाई ठीक है, चार्जेस तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात हमारी आती है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। कितनी होती है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? वो Q × E होती है। दैट इज सिंपल इनफ। इसमें बहुत बार हम लोग इस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को mod Q × mod E लिख लेते हैं। और डायरेक्शन तो हमें पता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लॉजिक सिंपल है कि Q अगर पॉजिटिव है तो F इज इन द डायरेक्शन ऑफ E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर Q नेगेटिव है देन F इज ऑपोजिट टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत लंबी कहानी है नहीं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? अगेन बहुत ही सिंपल सी बात अगेन है, E जो होती है पॉइंट चार्ज की वजह से K Q में R² हो जाती है। और अगर Q पॉजिटिव है तो ये अवे होती है चार्ज से, और Q अगर नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती है। मतलब अगर Q पॉजिटिव है तो अवे हो जाती है फील्ड, और अगर Q नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दी हो जाती है। K mod Q/R², वहां वैल्यू बोल देते हैं उसकी, बस डायरेक्शन हम इस तरीके से फिगर आउट कर लेते हैं प्लस माइनस वाली जो सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है, उनमें हम दो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। एक तो वो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन बीइंग कि अगर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी। एंड दूसरी बात है कि वो जो होती है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये बात हम बाद में भी एक्सप्लोर करेंगे कि एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन भी होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक वाली फील्ड लाइन होती है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले केस में आती है, वो क्लोज लूप बना लेती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकती है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप
नहीं बनाती है, कंजर्वेटिव फील्ड वाला जो होता है वो नहीं बनाती है, ऐसे कुछ कहानी है। अगेन हम लोग ये वाला केस भी याद रखने की कोशिश करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखें और उसकी वजह से फील्ड लाइन कैसी होंगी, ये पैटर्न भी हम याद रखने की कोशिश करते हैं कि बहुत बार इसके प्रश्न डायरेक्टली देखे गए हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये सोचते हैं क्यू से चार्ज फील्ड लाइन निकल रही है और माइनस क्यू से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके से हम लोग इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। तो ये कुछ फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आ जाती है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले में आ जाती हैं। जब प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज है तो हमें पता है दोनों ही के दोनों फील्ड्स को, फील्ड लाइन को अपोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं अपने से दूर। तो इन दिस केस जब हम फील्ड लाइंस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस बन जाती हैं, बीच में एक नल पॉइंट आ जाता है और वो दोनों ही रिपेल सी कर रहे हैं फील्ड लाइंस को एक दूसरे से दूर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी फील्ड लाइंस जाती हैं अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर दोनों नेगेटिव भी होते तो आप पॉजिटिव वाला इमेजिन कर सकते हो और डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो। ये एक सिंपल सी कहानी हो सकती है हमारे सामने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले केस में समझ आता है हमें। अगर हम लोग कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, जैसे हमने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से देखा सोच रहा थे, अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो उसके स्टेप सिंपल होते हैं जो हम हमेशा बोलते हैं कभी भी कंटिन्यूअस बॉडी वाले में। सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा और फिर उस एलिमेंट को चूज करने के बाद उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप उस पॉइंट पे कि कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फाइंड द कंट्रीब्यूशन। और फिर उसके अगला जो स्टेप हमारे सामने आता है वो आता है इंटीग्रेट फॉर द होल बॉडी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे बहुत बार टू डायमेंशनल सिचुएशन हो जाती है, तो आपको डायरेक्शन का कंपोनेंट वगैरह भी लेने की चिंता करनी पड़ सकती है, बट यस दैट इज द सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसकी वजह से अगर आपसे कोई बोले, या लाइन चार्जेस जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसकी वजह से बोले पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो सबसे पहले आप एलिमेंट लेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। और जब ये एलिमेंट लेंगे तो इस पे कुछ डी क्यू चार्ज होगा इस एलिमेंट के ऊपर। कितना चार्ज होगा? डी क्यू चार्ज होगा इस एलिमेंट के ऊपर, जिसकी वैल्यू लैम्डा डी एक्स हो जाएगी। उसकी वजह से पी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा डीई में? उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, which again we know is k lambda dx upon x square। अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें इसे डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो r से r प्लस एल तक इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है -1/x से लिमिट रिवर्स करके हम लोग लिख लेते हैं 1/x, माइनस साइन हटाने के लिए r प्लस एल से r तक। और जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो k लैम्डा एल अपॉन r इंटू आर प्लस एल, कुछ इस तरीके से हमारा जवाब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसी में एक रिजल्ट बनता था कि अगर हम लोग देखें कि अगर इनफाइनाइट रॉड है तो एल से डिवाइड कर लेते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिमिट्स की प्रॉब्लम बन जाती है छोटी सी, बट एल से डिवाइड करके 1/l जो है 0 हो जाता है, वहां से हम समझ लेते हैं। ये कुछ यही जो मैंने ऊपर स्टेप्स बताए ये उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझ आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है वैसे तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ एन एरिया या पासिंग थ्रू एन एरिया, व्हाटएवर दैट इज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है E डॉट ए। एज सच ये नंबर तो नहीं होता, बट ये एक वैल्यू है जो उस नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, तो दैट इज फाइन। सो पूरी दुनिया ये यूज कर लेगी तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर अब एक एग्जांपल सिंपल सा हमारे सामने ये बनता है जो हमें समझ आना चाहिए। अगर हमारे पास एक कोन है इस तरीके से और आपसे बोलूंगी कर्व सरफेस ऑफ द कोन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम E इंटू पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं डायरेक्टली, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि आपको E इंटू 2πr इंटू एंगल बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो भी बोल सकते हो, बट आप अगर एक प्रोजेक्शन एरिया वाले फंडे से नजर आता है कि तो एरिया आपको लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितना एरिया आ रहा है उसको कंसिडर हमें करते हुए इसे बनाना होता है, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर पूरे कोन से यहाँ पे फ्लक्स निकाला जाए इंक्लूडिंग द ढक्कन एट द एंड, तो जो फ्लक्स थ्रू द कोन है वो 0 आता है। क्यों 0 आता है? इसमें बहुत लोग गलती करके E इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, कहते हैं हमें तो समझ आ गया, बट इसमें गलती क्या हो जाती है कि
जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लीव भी कर रही हैं, तो जो नेट फ्लक्स इस कोन से पास करेगा, अगर आप ढक्कन को भी कंसिडर करते हो नीचे वाले को, वो 0 आ जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या फर्क है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। फिर हम गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं, और गॉस लॉ के बारे में बात करते समय हमें समझ आता है कि अगर हम एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से कंसिडर करें किसी भी शेप की, और इस शेप में अगर हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करें इस गॉसियन सरफेस से ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, और ये जो सिंबल है इसका मतलब है कि पूरी सरफेस क्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस है, ये जो गोल सा सिंबल यहां पे बना होता है, ये जो वैल्यू है ये क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है, एंड क्यू एनक्लोज्ड इज Q3 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ हमें बताता है कि ये जो क्या कहते हैं क्यू एनक्लोज्ड मतलब Q1 पे डिपेंड नहीं करती ये बात। इसमें एक नोट करने वाली बात ये होती है कि अगर एक दो चार्जेस है Q1 माइनस Q इस तरीके से, और ऐसे हमारे पास एक कोई भी गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस 0 हो जाएगा क्योंकि Q एनक्लोज्ड 0 है। हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे तो वो 0 नहीं होगी, नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बहुत बार लोग ऐसा भी कंक्लूजन मान लेते हैं कि अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। ये बात हमेशा सच नहीं होती, कभी कभार होता है सच, जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर या जो भी कहानी है वहां पे ट्रू होता है, बट ये बात हमेशा सच नहीं होती है। सो इसलिए ये बात का ध्यान रखा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बोल सकते। हाँ, ई डॉट डी का इंटीग्रल पूरी सरफेस के लिए आप 0 बोल सकते हो एज पर द गॉस लॉ, दैट इज द फीलिंग। ये हमारी एक गॉस लॉ वाली फीलिंग। अब गॉस लॉ हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प ही करता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। जो स्टेप 1 होता है वो होता है चूज द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस को चूज करते समय हम क्या करते हैं, हम या तो आइदर पैरेलल टू एरिया, सॉरी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एरिया मानते हैं, या परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कंसीडर करते हैं, या फिर ऐसे रीजन में हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो एरिया को हम लोग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ऐसे रीजन में गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो पहला स्टेप होता है हमारा। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हम लोग फ्लक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमें कैलकुलेट करना है। दूसरे स्टेप में हम फ्लक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तीसरे स्टेप में हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, उसको क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, जो फ्लक्स हमने ऊपर निकाला होता है उसको क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देते हैं गॉस लॉ लगा के। तो वैसे तो ये बात ऑब्वियस है, आपको ये स्टेप लिखने की शायद जरूरत नहीं होगी, बट हाँ अगर ऑब्वियस ना हो तो लिख सकते हो, तो लिखने कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से गॉस लॉ यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, तो मैं इस तरीके से देख सकता हूं कि इस सरफेस की वजह से, इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो हम इसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो उस पर शीट से परपेंडिकुलर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो अगर शीट ऐसे है तो कुछ ऐसे एक सिलेंडर मैंने बना लिया विद द ढक्कन, क्योंकि गॉसियन सरफेस हैज टू बी कंप्लीटली क्लोज्ड। अब गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स टू द फ्लैट पार्ट प्लस फ्लक्स टू द कर्व्ड पार्ट होगा। फ्लक्स थ्रू द फ्लैट पार्ट में आप नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई ऐसे, और एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ई ऐसे ए ऐसे, तो ई डॉट ए दोनों तरफ 2E आ जाएगा फ्लैट पार्ट की वजह से। कर्व पार्ट की वजह से जो फ्लक्स है वो 0 आ जाएगा, रीजन बीइंग थीटा 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर कुछ परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा होगा, तो वहां पे हम ऐसे देख सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। ये हमारा दूसरा स्टेप था कि हमने इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, कितना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमें डालना है किसके बराबर, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहां पे Q enclosed कितना हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वहां से हमें पता चल जाएगा कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, विच इज कांस्टेंट दोनों साइड पे। इस तरीके से हमें समझ आ जाएगी कहानी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अगेन इसका ये मेथड, वैसे तो फॉर्मूला याद आपको हो गई, बट ये मेथड कराने का रीजन था कि जो मैंने स्टेप लिखे थे ऊपर गॉसियन सरफेस वाले, वो हमें याद रहे, वो हमें दिख जाए कि हम किस तरीके से उन्हें अप्लाई करते हैं। अब एक और चीज हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे अगर इस स्क्वायर शीट से हमें फ्लक्स निकालना हो, तो उस फ्लक्स को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहां पे कंप्लीट कर देते हैं एक और स्क्वायर, पूरा क्यूब कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। और ये जो पॉइंट चार्ज है, क्योंकि ये सेंटर से a/2 यहां पे शीट से a/2 डिस्टेंस पे रखा था, तो ये हमें समझ आ जाता है ये इस क्यूब के सेंटर पे हो गया।
तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब हमें समझ आ जाता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है एज पर गॉस लॉ, कोई बात नहीं है। बट सिमेट्रिक सिचुएशन की वजह से दैट इज ऑल्सो 6 टाइम्स द फ्लक्स टू द शीट। तो यहां से हमें पता चल जाता है इस शीट की वजह से फ्लक्स कितना है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर a/2 नहीं दे रखा होगा, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि तब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस क्यूब के सेंटर पे नहीं होगा। और आप ये बात नहीं बोल सकते कि फ्लक्स टू द क्यूब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, बट आप तब ये बात नहीं बोल सकते कि 6 टाइम्स फ्लक्स ऑफ द शीट के बराबर नहीं होगा। ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि इस तरीके से हम इसे करते हैं। सिंपल सी कहानी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, हमने गॉस लॉ के बारे में बात कर ली, फ्लक्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार देखा गया है कि एग्जाम में उसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली किसी भी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन कर रहे हैं VA, तो हम कहेंगे इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अस या फिर एन एक्सटर्नल एजेंट, जो भी बोलना चाहें, in order to bring a unit positive charge from infinity to a slowly। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। स्लोली इसलिए लेके आते हैं ताकि जितना भी हम वर्क करें वो सारा का सारा पोटेंशियल में जाए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कहीं वो ना जाए। उसके अलावा जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिश्ता होता है विच इज VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। तो कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है फ्रॉम A टू B, सॉरी, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कहीं पे, तो E डॉट dr का इंटीग्रल A टू B करोगे तो VA माइनस VB आ जाएगा। यहाँ पे एक माइनस साइन इंप्लाइड होता है, वो अपने आप मैंने इसमें इस इक्वेशन में आ गया हमारे, क्योंकि VA माइनस VB, A से B में इंटीग्रेशन A से B हो रहा है, वो जनरली B माइनस A होता है, तो वाली कहानी होती है, कोई बात नहीं है। एंड बस इसको हमें करना होता है फिगर आउट, और बस इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं उसको चूज करने में सिचुएशन होती है। एक पॉइंट तो वो चूज कर लेते हैं जहां पे फील्ड पोटेंशियल निकालना है, और एक पॉइंट दूसरा वो चूज कर लेते हैं जहां पे पोटेंशियल गिवन है। जनरली अगर नहीं गिवन होता कोई पॉइंट तो हम इंफिनिटी वाला पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स आर। सिमिलरली एक बात हमें कुछ और ये समझ आनी चाहिए कि जो पोटेंशियल है दैट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। और अगेन वो आप देख सकते हो हायर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो VA माइनस VB होगा या VB माइनस VA होगा, वो कैसे पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर पॉइंट कर रही है। अगर A से B पॉइंट कर रही है तो VA माइनस VB हो जाएगा। सिंपल सी बात ऐसे हम देख सकते हैं। ऑल्सो पोटेंशियल निकालते समय एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए आप सीधे सीधे K समेशन QI बाई D कर सकते हो। सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें एक बात इनहेरेंट आ जाती है कि ये तभी कर पा रहे हो क्योंकि पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये नहीं बोल सकते थे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। दैट इज सिंपल। तो ये बात जो हमने करी वो तो हमने करी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अब हम जो बात करते हैं वो ये होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल गिवन है तो उसका क्या रिश्ता होता है, ठीक है ना। उसका रिश्ता ये होता है कि इन 1D इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस dV बाई dr, सिंपली। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर V K log R बाई R दे रखा है आपको, वेयर स्मॉल r इज द वेरिएबल क्वांटिटी एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है तो आप माइनस dV बाई dr करोगे, विच विल बी माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन जब आप देखोगे तो K
लॉग आर का डेरिवेटिव 1/r हो जाएगा, लॉग कैपिटल आर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो माइनस के बाई आर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बहुत बार मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वी का एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल के चार्ज पार्टिकल में फोर्स निकालो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में, तो वहां पे इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। तो ये रिजल्ट हमें समझ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे या फोर्स माइनस डी बाई डी आर होता है, वही वाली बात है ऑलमोस्ट। 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो ये डीवी माइनस डीवी बाई डी आर की जगह माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो जाता है आई कैप में, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अगेन अब आपको लगेगा कि क्या डेल 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 क्या हो रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल डेरिवेटिव तो समझ नहीं आया आज तक, पार्शियल डेरिवेटिव कहां से आएगा। तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अगर वी एक्स स्क्वायर वाई है और अगर आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, बहुत सिंपल चीज करनी होती है कि डेल वी बाई डेल एक्स में वाई को इग्नोर करना होता है, इग्नोर एज इन वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। तो डेल वी बाई डेल एक्स कर रहा हूं तो बस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, वाई को भूल जाइए, क्या हो जाएगा वो माइनस 2x, और वाई को भूल गए तो वो तो बाहर ही है आई कैप। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, और z वाले का तो टर्म है ही नहीं तो वो 0 आ जाएगा। सो दैट इज सिंपली दिस इज योर हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरिंग इन केस ऑफ पार्शियल 2D मतलब 3 डायमेंशनल सिचुएशन, अगर पोटेंशियल ऐसे कुछ गिवन हो में तो ठीक है, दैट्स अमेजिंग। तो ये हमारा पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के शॉर्ट नोट्स खत्म हो रहा है अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स का पार्ट 2। तो जो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो टॉपिक पढ़ा, जो पार्ट 2 में जनरली मैं देखता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें याद रखने की जरूरत है, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के। तो सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ कि मेरे पास एक इधर कोई लीनियर लाइन चार्ज है और उसकी वजह से पी पॉइंट पे मेरे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बड़ा सिंपल सा आंसर मुझे पता होना चाहिए, 2k लैम्डा बाई आर, ये इनफाइनाइट वाले की वजह से होता है, इंटू एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। एक्चुअली वो l बाई 2 का स्क्वायर होता है तो l स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, इस वजह से हो जाता है। ये लेंथ l है या 2l है उस पर डिपेंड करता है फॉर्मूला, बट दिस इज सिंपल इनफ फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद ही निकल के आती है वैल्यू। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसी में इनफाइनाइट रॉड होती है हमारे पास, तो इनफाइनाइट रॉड वाले केस में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो 2k लैम्डा बाई आर हो जाता है। ऑल्सो अगर आप इसे एप्सिलॉन नॉट में निकालते हैं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी हो जाता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों फॉर्मूला। पोटेंशियल एट पी पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट जनरली कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। एक ये चैलेंज हमारे सामने आता है कि पी पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल नहीं सकते हो, रीजन बीइंग कि पी पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन है कि क्योंकि इनफाइनाइट रॉड है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को आप जीरो नहीं बोल पाते हो, तो आपको जनरली एक पॉइंट चाहिए होता है किस पॉइंट पे जीरो बोल सकते हो। तो उसके लिए पी पॉइंट का पोटेंशियल जनरली ऐसा कुछ होता है वीपी माइनस वी ए समथिंग कुछ ऐसे करके होता है, और वो जो वैल्यू जाती है वो जाती है 2k लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा, और ये 1 बाई आर डी आर वाले केस में ln b बाई ए हो जाता है, तो ln r बाई कुछ r नॉट बोल देते हैं इसे बहुत बार, इस तरीके से बहुत बार बोल जाता है कि r नॉट का ऐसे मान लो कि वो कोई वैल्यू पोटेंशियल की हमारे सामने आ गई है। समझ आ रही है बात कि कहीं पे जीरो मान लिया हमने और कहीं पे जीरो मानने के हिसाब से आर नॉट वाला पॉइंट वो मान लिया जहां पे जीरो माना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत बार पोटेंशियल लिख लेते हैं, बट आइडियली जनरल वैल्यू पोटेंशियल यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि पोटेंशियल जीरो का है ये हमें नहीं पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे, ln b बाई ए वाला जो रिजल्ट होता था उसी को यूज करके हमने फिगर आउट कर लिया। अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क होती है तो सर्कुलर आर्क में उसके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में होता है इसका जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हमें याद रहता है। इंटू इसके लिए स्पेशली क्या याद रखना पड़ता है, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, है ना। और अल्फा को रेडियन में डालना है, बस इस बात का ध्यान रखना, डिग्री में ऑब्वियसली नहीं डालेंगे, रेडियन में डालेंगे, ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा तो समझ आ जाएगा आपको। सिमिलरली सेंटर वाले पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम बहुत सिंपली क्या लिख लेते हैं, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। जब सेंटर वाले पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर हमारे लिए कुछ हो जाती है।
क्योंकि सारा चार्ज पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही है, तो उस हिसाब से हम लोग इसे मैनेज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग के पास एक रिंग होती है, रिंग में एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है एक्सिस पे, तो वहां पे जब हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला अगेन बड़ा ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। मतलब स्टैंडर्ड क्या मतलब, अब हो गया है क्योंकि इतने बार कर लिया ऐसे, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इस तरीके का फॉर्मूला है। और ये बात हमें समझ आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी जीरो, इन्फिनिटी पे भी जीरो, बीच में एक पॉइंट पे ये फील्ड मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे। अब वहां पे आर बाई एक्स की वैल्यू आर बाई रूट टू डाल के उसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो कितनी होगी, वो याद नहीं रखते हैं हम लोग, बट हाँ ये चीज हम याद कर लेते हैं कि ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू, और ईपी जो है वो इतना होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो क्योंकि हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है पी पॉइंट से, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन काफी सिंपल होता है, याद रखना है यहाँ पे, वो के टोटल चार्ज अपॉन जो डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल का, वो अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर पोटेंशियल की डायरेक्शन की बात करें तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वरना बहुत बार पोटेंशियल की भी लोग बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्शन बताने की फीलिंग रखते हैं, ठीक है, बट वो गलत बात हो जाती है। अगर यहीं पे हमारे पास डिस्क होता है, अभी देखो रिंग वाला फॉर्मूला तो समथिंग जो बिल्कुल याद होना कंपलसरी है, फिर हमारे पास डिस्क का केस भी हो सकता है, और डिस्क वाले केस में फॉर्मूला बहुत लोगों को याद होता है, बहुत लोगों को नहीं याद होता है, विच इज ओके, मैं मानता हूं कि ठीक है बात है, एग्जामिनर भी शायद एक्सपेक्ट नहीं करता, बट हाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो हो जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जब हम लोग देखते हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ दिस डिस्क एक्सिस पे। पोटेंशियल एट पी पॉइंट जब देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ इसको इंटीग्रेट करके ही आता है, एंड देन वो आ जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरीके से आई थिंक पोटेंशियल भी आ जाता है हमारा, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू अ डिस्क, अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो मतलब अगेन ये फॉर्मूला मैं बोलूंगा शायद बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं याद होगा, तो बिकॉज ज्यादा यूज नहीं होता ना, जो चीज ज्यादा यूज नहीं होती वो चीज याद रह भी नहीं पाती, तो दैट इज द सिचुएशन। हेमिस्फेरिकल शेल का एक स्पेसिफिक सा केस होता है कि अगर उसके सेंटर पे पोटेंशियल बता रहे हैं, हेमिस्फेरिकल शेल के लिए उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताते हैं, तो उसके सेंटर पे बता सकते हैं और कहीं नहीं बता पाते। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, तो वो हो जाती है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो जाती है सेंटर पे। और पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो तो सिंपली हो जाएगा के क्यू बाई आर, सिंपल सी बात है, के क्यू बाई आर हो जाएगा। और अगर सिग्मा दे रखा है तो आपको बड़ा ऑब्वियस होना चाहिए, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इसका चार्ज हो जाएगा अपॉन आर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 2 पाई के सिग्मा भी अगर यहाँ पे करते हैं 2 पाई के क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन, इस तरीके से आपका स्फेरिकल शेल का हाफ हेमिस्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब अगेन ये मैं याद रखता हूं, ये मैं फिगर आउट कर लेता हूं जब मुझे जरूरत होती है, तो इज दैट ओके? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट अ लिटिल मोर इन अ व्हाइल, बट स्टिल दैट्स ओके। इसके अलावा अगर मेरे पास हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर, इसका हमें एक्सप्रेशन याद रखना होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट इनसाइड दिस हॉलो स्फेयर फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, फॉर जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है तो फील्ड हो जाती है एज इफ सारा का सारा चार्ज सेंटर पे, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग याद रख लेते हैं। हम पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो पोटेंशियल में भी सेम रिजल्ट हमें दो पार्ट में बनाना पड़ता है। किस तरीके से? हमें देखना पड़ता है कि आर लेस देन कैपिटल आर के केस में क्या होगा और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के केस में क्या होगा। आर लेस देन कैपिटल आर के केस में जब देखते हैं तो हमें देखें कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है बट जीरो नहीं होता, के क्यू बाई कैपिटल आर होता है जो पोटेंशियल होता है हमारा, ठीक है। सिमिलरली फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, फिर से हम लोग इस तरीके से इमेजिन करते हैं सारा चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, तो वो के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर रेजिस्टेंस हो जाता है। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एट दी सरफेस अगर हम बात करें तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ना, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है इसकी यूज पड़ता है कंडक्टर्स वगैरह में कि सरफेस का कितना पोटेंशियल है, किसी कंडक्टर का कितना पोटेंशियल है, जनरली स्फेरिकल कंडक्टर ही होता है वो, तो उसमें के क्यू बाई आर वैल्यू होती है। तो इसमें एक सिग्मा के टर्म्स में मैं इस रिजल्ट को याद रख लेता हूँ, सिग्मा के टर्म्स में देखता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को डाल लेता हूँ, क्यू की वैल्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डाल देता हूँ अपॉन आर, विच बेसिकली बिकम्स इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से भी हम इस रिजल्ट को याद रख लेते हैं, सिग्मा आर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आर उसका रेडियस है। अगेन ये पोटेंशियल कहाँ का है कि जनरल पॉइंट का किसी का नहीं, उसकी सरफेस का पोटेंशियल है। जो भी आपका कंडक्टिंग कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेल है, उसकी सरफेस का पोटेंशियल है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ग्राफ भी बना लेते हैं हम लोग ईआर वीआर के। तो ईआर वीआर के जब मैं ग्राफ बनाता हूं फॉर हॉलोस्फेयर, तो ईआर का ग्राफ जो आता है वो तो ऐसा आता है कि पहले स्टार्टिंग में 0 है और फिर उस पॉइंट के उसके बाद एक पॉइंट के बाद इस तरीके से ये 1/r² का प्रोपोर्शनैलिटी है। तो और इस पॉइंट पे k कैपिटल Q/r², जो सरफेस वाला पोटेंशियल है, सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे कुछ बन जाता है। सिमिलरली जब मैं v वर्सेस r का ग्राफ देखता हूं तो v वर्सेस r के ग्राफ में मुझे पता है कि कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू कांस्टेंट है इसकी, k कैपिटल Q/r, और फिर जब सरफेस तक आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद ये वैल्यू ड्रॉप करने लग जाती है, इस तरीके से ऐसे हो जाता है। अगेन एक वीआर के ग्राफ में एक बात नोट करने वाली होती है कि वीआर का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वीआर का ग्राफ इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये एक बात हमें पता होगी तो ठीक है, मतलब लार्जली अब तक पता चल जाती है। उसके अलावा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की अगर हम ईआर वीआर की बात करें तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में जो ईआर होता है हमारा, मतलब ईआर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर जो होता है हमारा, वो कुछ हम लिख लेते हैं कि भाई के कैपिटल क्यू आर अपॉन आर क्यूब फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। मतलब और इसका एक और मतलब ये लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है आर से, ऐसे कुछ देख लेते हैं। बेसिकली मैं देख लेता हूँ सरफेस पे के कैपिटल Q/r² होना था, कैपिटल R² और स्मॉल r बाय कैपिटल R लिख लेता हूँ ताकि वो कैंसिल हो जाए सरफेस वाले पॉइंट पे। तो इस तरीके से हम याद रख लेते हैं। बहुत सारे लोग एक और रिजल्ट इसमें याद रखते हैं, रो के टर्म्स में भी इस रिजल्ट को याद रखते हैं क्योंकि वो यूज हो जाता है रो के टर्म्स में भी। अगर आप डेंसिटी निकाल भी सकते हो, कैपिटल Q को आप रो इंटू 4/3 πr³ डाल दोगे तो यू विल गेट दिस ρr/3 एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो। तो एक रिजल्ट ये हमें याद होना चाहिए। ऑल्सो अगेन फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, फिर से सारी सिचुएशन सिंपल हो जाती है, सारा चार्ज सेंटर पे आ जाता है, तो वो कितना हो जाता है k कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r²। दैट इज अ वेरी सिंपल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए भी हमें दो रीजन बनाने पड़ेंगे, एक r ग्रेटर देन कैपिटल R बनाना पड़ेगा और एक r लेस देन कैपिटल R बनाना पड़ेगा। ये जो r लेस देन कैपिटल R वाला रिजल्ट है, इस रिजल्ट ने बहुत लोगों को बहुत दुनिया में बहुत बार परेशान किया है क्योंकि ये रिजल्ट ज्यादा यूज होता नहीं है, बट जब यूज होता है तो अगर नहीं पता तो उसमें निकालने में बहुत मेहनत हो जाती है। तो इसका रिजल्ट हो जाता है k कैपिटल Q अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाता है फॉर r लेस देन कैपिटल R पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, मतलब मैंने ये रियलाइज किया कि दिल्ली एनसीआर के बच्चों को रिजल्ट कम याद रहता है, कोटा वाले रिजल्ट बच्चों को तो बिल्कुल क्लियरली याद रहता है वाला रिजल्ट समाओ, बट ठीक है आप भी याद कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। सिमिलरली फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R जब मैं देखता हूं तो क्या समझ आता है हमें, फिर सारा चार्ज सेंटर पे चला जाता है। जैसे ही सारा चार्ज सेंटर पे चला जाता है तो जो एक्सप्रेशन है वो KQ/r हो जाता है। एज सिंपल एज दिस कैन बी। इसमें एक बात सोची जा सकती है कि पोटेंशियल एट r इक्वल टू 0 जो होता है, अगर स्मॉल r को 0 डालेंगे तो 3KQ/2r आ जाता है। मतलब KQ कैपिटल R तो याद रहता है, 3/2 एसेंशियली आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है उसमें कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है r इक्वल टू 0 पे ये हो जाता है। तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं v वर्सेस r का, तो कैपिटल R तक ये पैराबोलिक सा ग्राफ आता है और उसके बाद ये 1/r वाला ग्राफ आता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है जो KQ/r वाली वैल्यू है। तो दैट इज हाउ दिस सिचुएशन कम्स अप फॉर v वर्सेस r का ग्राफ। इसमें e वर्सेस r का ग्राफ भी बनाएंगे सॉलिड स्फीयर में, वो तो बड़ा ही ऑब्वियस होता है। ठीक है, आप नहीं भी बनाना चाहते, आपको बहुत ऑब्वियस लगता है तो आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन विद दैट कि भाई आपको उसकी अपने शॉर्ट नोट्स में जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स थोड़े पर्सनलाइज तो हो ही सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और ये सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी होती है यहाँ पे पॉइंट पे KQ/कैपिटल R² एट r इक्वल टू कैपिटल R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R और पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ हो जाता है सॉलिड स्फीयर के लिए। क्या चीजें, क्या रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए और ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बात आ गई हमारा जो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो कहानी है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ आता है, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो जो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी सिस्टम की, वो जाती है KQ1Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, प्लस भी हो सकता है, Q1Q2 अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव होगा, Q1Q2 का साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा। वी डोंट केयर, हमें जो वैल्यूज आएंगे हम उसके हिसाब से उसे पुट करके हम लोग सॉल्व
कर लेंगे। इसमें एक बात हमें याद रखनी होती है, वो क्या बात होती है कि अगर पार्टिकल्स में लॉस हो रहा है एनर्जी में, वैसे तो आप ऐसे कर लो इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी, तो उसके हिसाब से आपको ये नहीं देखना पड़ता लॉस या गेन किस में है। या फिर अगर आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, तो उसके लिए जनरली हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो पास आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं और पास ही आ रहे हैं, तो उसके में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और अगर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और फिर पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं बट उसके अपोजिट मोशन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बाय नेचुरली कम करना चाहता है। हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरली कम करना चाहता है। तो लॉस होगा या गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो इस बारी बात से पता चल जाता है कि जो वो सिस्टम चाहता है वैसा हो रहा है या उसका उल्टा हो रहा है। सो दैट इज द सिचुएशन। और उसके अलावा एक और सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जैसे अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग रॉड है, सॉरी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है λ1 डेंसिटी का, ये λ2 डेंसिटी का चार्ज है, और आपसे पूछ लिया फोर्स ऑन 1/2, अगर इस पे फोर्स पूछ ली इसकी वजह से, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, क्योंकि इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालना मुश्किल है, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालना आसान है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2k λ1/r ना, ठीक है। और जो फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन 2/1, ये फोर्स बड़ी सिंपल हो जाएगी कि जो चार्ज जो उसका है वो λ2l है और 2k λ1/r आपका वो है, तो 2k λ1 λ2l/r, इस तरीके से आपकी फोर्स हो गई ऑन 2/1। तो एक्चुअली में जब हम फोर्स ऑन 1/2 निकालते हैं, तो एक्चुअली में हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि ये दोनों तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में एक्शन रिएक्शन वाली जो लॉ है वो ट्रू है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में न्यूटन थर्ड लॉ की भाई, क्योंकि हमने देखा है दोनों पार्टिकल पे सेम ही इक्वल एंड ऑपोजिट सेम फोर्स लग रही होती है हमेशा, तो जो भी सिचुएशन होगी इस तरीके से आएगी कि इस पे जो फोर्स निकलनी होगी वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मतलब अगेन ये तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ठीक है। तो आसान तरीके वाली सिचुएशन में फोर्स निकालोगे जहां पे निकालना आसान है, तो उसका रिएक्शन पेयर तो सेम हो गई, ये दिमाग में हम रख सकते हैं। I hope we are able to understand this. We can move further and discuss the part 3 of these short notes. ठीक है, पार्ट 3 बेसिकली मैं जनरली अपने कंडक्टर वगैरह के बारे में बातें करना चाह रहा हूँ, कुछ मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आ सकती हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या होती है, ये हमें पता है 0 होती है। यहाँ पे एक बात सोचने वाली होती है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है, ठीक है। कंडक्टर की मटेरियल के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। दूसरी चीज, ऑल एक्सेस चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जितना भी एक्सेस चार्ज है वो कंडक्टर की सरफेस पे लाई करता है, कंडक्टर के मटेरियल में कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसकी कोई कैविटी भी है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि सारा का सारा एक्सेस चार्ज जो है वो सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। अब वो चाहे ऊपर वाली सरफेस पे लाई करे या अंदर वाली सरफेस पे लाई करे, दैट इज द सिनेरियो। आपको ये बात शायद आइडिया होना चाहिए कि अंदर वाली सरफेस पे लाई करने के लिए उसके अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज होना जरूरी है, अंदर वाली सरफेस पे चार्ज को लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स 0 होना चाहिए ना। तो क्यू एनक्लोज 0 तभी होगा जब एक्सेस चार्ज अगर इस पे है तो बीच में कुछ उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए ना, ताकि क्यू एनक्लोज 0 हो पाए। तो ऐसी कुछ फीलिंग रहती है, तो दैट इज ओके फॉर अस टू नो एंड रिमेंबर। तो एक चीज तो ये होगी, ऑल एक्सेस चार्ज राइज ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कंडक्टर की सरफेस होती है उसका पूरे सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होता है। तो अगर कोई भी आपसे कंडक्टर के पोटेंशियल की बात करता है तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होता किस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह सेम ही होने वाला होता है। सो दैट इज द फीलिंग। उसके अलावा जो तीसरी बात हमारे सामने आती है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उस पॉइंट पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर किसी पॉइंट पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। नहीं, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि आपको कितने हद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है और सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसमें एक बात जो समझने वाली होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में, वो ये होती है कि इस सरफेस की वजह से खुद तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है और जो रिमेनिंग यूनिवर्स है उसकी वजह से
सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ओवरऑल इस वजह सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। बट इवेंचुअली हमें पता है कि नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर फील्ड होगी और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड की होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। फिर कंडक्टर्स में हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर हमने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। जब भी आप दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हो तो सबसे पहली चीज आपको यह समझ आनी चाहिए, जो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। एक इक्वेशन इस बात से बनेगी कि क्यू ए जो इनिशियली था प्लस क्यू बी जो इनिशियली था वो क्यू ए प्लस क्यू बी फाइनली है। तो जनरली मतलब इसमें जरूरी नहीं इक्वेशन बनाने की जरूरत हो, मैं तो वेरिएबल को इस तरीके से मान लेता हूं। कैसे मान लेता हूं कि भाई मान ले इस पे 2q चार्ज है, इस पे 3q चार्ज है, टोटल 5q है। फाइनली इस पे x मान लूंगा तो इस पे 5q माइनस x मान लूंगा कि टोटल 5q होना चाहिए। कितना किस पे होगा ये बात हम श्योर नहीं हो पाते अगर एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। दूसरी जो इक्वेशन बनती है हमारी इवेंचुअली वो इस बात की बनती है कि पोटेंशियल एट ए इवेंचुअली शुड बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ये हमारी एसेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है यहाँ पे कि पोटेंशियल एट ए जो है वो पोटेंशियल एट बी के बराबर होना चाहिए फॉर दीज कंडक्टर्स टू, जब भी हम इन कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज अनदर सिचुएशन। अगर हम अर्थिंग ऑफ कंडक्टर की बात करें तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में बेसिकली हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया है। जिस पॉइंट को आपने अर्थ किया है या जिस कंडक्टर को आपने अर्थ किया है उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाना चाहिए, बशर्ते हमने ये दे रखा है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है। बहुत बार एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, मेंस के क्वेश्चन मैंने नहीं देखा ऐसे कंफ्यूज करते हुए, बट इन जनरल ये कंफ्यूजन हो सकता है। बोल दें कि अर्थ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और फिर आपसे बोल दें कि जी अर्थिंग करिए, तो आप 0 नहीं मानोगे उस केस में, फिर क्या मानोगे 10 वोल्ट मानोगे कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। दैट इज सिंपल इनफ, कॉमन सेंस वाली बात है जो एग्जाम में थोड़ी सी इधर उधर घूमने चली जाती है, क्योंकि साथ में रहेगी तो थोड़ा दुखी होता है, कॉमन सेंस को बुरा लगता है तुम्हारे साथ रहना उस समय पे, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इट इज पॉसिबल दैट जो इनिशियली जो चार्ज था वो फाइनल चार्ज के बराबर ना हो, क्योंकि कुछ भी चार्ज यहां से जा सकता है और आ सकता है। ये एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि जरूरी नहीं है। तो बेसिकली इनिशियल जो चार्ज किसी बॉडी को अगर हमने अर्थ किया है तो उस पर इनिशियल कितना चार्ज था इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम कोई टेंशन नहीं पालते इस बात की। उसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली सिचुएशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली सिचुएशंस आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीज सबसे पहले हमें समझनी पड़ती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहली बात तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, उसका डाइपोल मोमेंट होता है QD। Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बार इसे Q इंटू 2QA भी 2QA या 2QL भी होता है, बट उसमें 2L डिस्टेंस होता है उनके बीच का। तो मैं इस बात को कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि 2 है या नहीं है आपको याद रखना QD, ठीक है। कि 12 दे रखा होगा तो Q इंटू 12 कर लोगे, नहीं तो Q इंटू D डिस्टेंस है। और एक Q जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, एक Q है एक माइनस Q, टोटल चार्ज तो उस पर पक्का से डाइपोल पे 0 होने वाला है। दैट इज द फीलिंग। सो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे, जो डाइपोल की लाइन के लॉन्ग जो पॉइंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है K2P/R3। जनरली हम इसे वेक्टर भी लिख देते हैं, सेइंग दैट कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे उसी डायरेक्शन में होती है, चाहे वो पॉइंट इधर हो या इधर हो, दोनों केसेस में ऐसा ही रहता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट वाली डायरेक्शन में रहता है। सिमिलरली अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें इस पॉइंट पे तो वो हो जाता है K ऑफ मॉड P, मैग्नीट्यूड ऑफ P अपॉन में R²। दैट इज फाइन। इसको प्रूव करते थे हम लोग, बट ये शॉर्ट डाइपोल के रिजल्ट है। अगर डाइपोल के बीच में किसी पॉइंट पे या डाइपोल के साइड में किसी क्लोज किसी पॉइंट पे कर रहे होगे तो ये बात आप नहीं लिख पाओगे। सिमिलरली ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है Q, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग लाई करता है। वहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट करती है, अपोजिट टू द डाइपोल वाली डायरेक्शन में, और इसकी जो वैल्यू होती है -KP/R³ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अगर वेक्टर फॉर्म में देखता हूं मैग्नीट्यूड फॉर्म में KP/R³ हो जाता है। दैट इज सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दैट। पोटेंशियल एट Q की जब बात करते हो तो पोटेंशियल एट Q एक्चुअली में होता है 0। क्यों 0 होता है
पोटेंशियल एट क्यू की, हम ये देखते हैं कि जब एक हमारे पास डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं, डिस्टेंस बराबर है, एक पी क्यू और एक माइनस क्यू है, तो उनकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन एक्जैक्टली ऑपोजिट उल्टा आ जाएगा, मतलब माइनस और एक पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो इधर की तरफ प्लेस कर रही है, तो अगर हम इस तरीके से आएंगे तो जो ई डॉट डी आर है वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो है वो मतलब जीरो आ जाएगा। इनफैक्ट एक बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस अगर हमारे पास होता है कभी, तो उस इक्यू पोटेंशियल सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। क्यों परपेंडिकुलर होती है? क्योंकि इक्यू पोटेंशियल सरफेस और मतलब वो ई डॉट डी आर जीरो होना चाहिए ना, इक्यू पोटेंशियल सरफेस में डेल्टा भी जीरो होना चाहिए ना, तो ऐसी कुछ फीलिंग होती है। चलो दैट्स ओके, मतलब अगेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू एक होती है, पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू देखेंगे तो वो जीरो होता है। अब कोई जनरल पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उस जनरल पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस डाइपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट लेना पड़ता है, ऐसे और ऐसे। और ये जो cos थीटा वाला डाइपोल मूवमेंट है उसके लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, और ये जो sin थीटा वाला डाइपोल मूवमेंट है उसके लिए ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, तो एक्सियल वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और जो ये वाला परपेंडिकुलर वाला डाइपोल मूवमेंट है उसके लिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है अपोजिट टू दिस, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, विच इज kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्यूब आता है ना, इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से निकाल सकते हो, मतलब kp बाई आर क्यूब को कॉमन लेके अंडर द रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ भी लिखा होता है वो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से आ जाता है। सो दैट्स ओके। सिमिलरली वीआर की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करते हैं, तो फिर से सिर्फ इस वाले डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा, इस वाले की वजह से कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, p cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात हमारे सामने हो जाती है। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितना होगा। अगर हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखें, तो इन दैट केस वो डाइपोल किस तरीके से बिहेव करता है, उस पर कैसे फोर्स टॉर्क लगती है, तो उसकी बड़ी सिंपल सी सिचुएशन होती है कि जो फोर्स इस पे लगती है वो लगती है जीरो। क्यों जीरो लगती है? जितनी इस पे लग रही है एग्जैक्टली उल्टी इस पे लग जाती है, तो जो नेट फोर्स होती है वो उस पे जीरो होती है। नेट टॉर्क जीरो नहीं होती, नेट टॉर्क जनरली क्या होती है, P क्रॉस E, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, P साइन थीटा। ये हमारे लिए दूसरी बात आ जाती है। जो तीसरी बात हमारे सामने आती है वो ये होती है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम बोल देते हैं माइनस P डॉट E, विच इज अगेन, अब इसमें जीरो का असम्पशन कहां पे होता है हमारा, ये जीरो कब आएगी वैल्यू, जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे। P डॉट E जीरो कब आएगा, जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री अप्लाई करेगा, तो उसके असम्पशन हमारा जीरो का वहां पे होता है। बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस P डॉट E हमारे पास हो जाता है, विच इज एसेंशियली माइनस P cos थीटा। सो दैट इज सिंपली ओके। इसके अलावा हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी इसकी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो डाइपोल है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है, तभी अगर आप हल्का सा इसे डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, फिर आगे जाता है, तो ऐसा ऑसिलेट करता रहता है। एसएचएम भी हम लोग प्रूव करते थे, तो दैट्स ओके। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब लोग हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब थीटा 0 डिग्रीज होता है, और क्योंकि टॉर्क जीरो करना है ना हमें, और इसमें एक और ऑप्शन भी होता है थीटा 180 डिग्रीज वाला। बस यहाँ पे बात हमसे बहुत बात ध्यान रख लेते हैं, थीटा जो 0 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। थीटा 180 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास डाइपोल में आ सकती है कि आपको एक चार्ज और एग्जैक्टली दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द अदर साइड ना हो, तो फिर वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q और माइनस Q है, 2Q है, तो टोटल चार्ज तो आपको जीरो है, तो यहाँ पे Q माइनस Q के पेयर्स बना लो। तो बेसिकली क्या किया कि इस माइनस 2Q को माइनस Q और माइनस Q दो पार्ट में तोड़ के इमेजिन कर लो, और जब आप इसे तोड़ के इमेजिन कर लोगे तो एक तो ये डाइपोल आ जाएगा आपका, और दूसरा डाइपोल ये आ जाएगा, कितना कितना Q8 डाइपोल मोमेंट का।
और क्या नेट डाइपोल मोमेंट 2q हो जाएगा? नहीं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ qa आ रहा है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ qa आ रहा है, तो इन दोनों का qa मिला के हमें पता चल जाएगा 2qa cos 30 डिग्री इधर की तरफ। वो तो लेकिन वेक्टर वाली बात है, वो आप फिगर आउट कर लोगे, बट दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। तो इस तरीके से कभी कभार अगर ऐसे कुछ केस में टोटल डाइपोल निकाला होता है तो हम ये देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्लेट वाले रिजल्ट्स होते हैं कि अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड वगैरह कितनी होगी या पोटेंशियल वगैरह कितना होगा। तो फिर से अगेन सेम सिचुएशन हमारे सामने आती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इसकी वजह से, तो अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था वो तो अभी भी ट्रू है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जब हमने पार्ट 1 में जब हमने प्रूफ किया था कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एंड उसके अलावा अब सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कहते हैं क्यू हो जाएगी, क्यू बाई ए हो जाएगी। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया सिग्मा ये तो तब होती है जब इनफाइनाइटली लार्ज होता है, तो यहाँ पे तो एरिया दे रखा है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है। बट अगेन इतने सालों से काम चला रहे तो अभी भी चला ही लोगे कि हाँ नॉन इनफाइनाइट लार्ज के केस में भी ऐसे ही होता है। जनरली वो जो पॉइंट जिसपे हम सस कर रहे होते हैं वो पास ही होता है इसके, दैट इज द फीलिंग। कोई बात नहीं, उससे में इतना फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल की जब तक यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ऑब्वियसली हम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं डिफाइन कर पाते पोटेंशियल को हम लोग? क्योंकि जब कोई भी इनफाइनाइट साइज की बॉडी होती है तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल को जीरो नहीं बोल पाते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कोई भी दो पॉइंट का तो दिस माइनस आर नॉट हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अगर कभी लिखना पड़े तो हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर नॉट, वेयर आवर असम्पशन इज दैट आर इक्वल टू आर नॉट पे पोटेंशियल जीरो है। आर इक्वल टू आर नॉट पे पोटेंशियल जीरो है, ये असम्पशन को मानते हुए हम लोग काम चला लेते हैं अपना। तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में हम बातें समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंडक्टिंग प्लेट्स होती है हमारे पास और एक कंडक्टिंग प्लेट पे Q1 चार्ज है, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट पे Q2 चार्ज है, कैपेसिटर में काफी यूज होता है रिजल्ट। तो इन दिस केस हमें क्या अज्यूम करना होता है कि कैसे तरीके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है, कौन सी सरफेस? जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है उसमें कितना चार्ज आता है? उस पे आता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। या फिर अगर आप और भी कुछ चार्जेस होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो Q1 प्लस Q2 बाई प्लस 200 बाई 2, जितना भी सम ऑफ ऑल चार्जेस बाई 2। तो अगर यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज, Q1 प्लस Q1 और Q2 चार्ज है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज है, और आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज है। और अगेन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अंदर वाली सरफेस पे कितना हो जाता है Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस वाली सरफेस पे कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। इस तरीके से आप चार्जेस को नोटिस कर सकते हो कि हर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो को वैल्यू करने के बाद निकालने वाली मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। तो दैट इज परफेक्टली ओके। इस तरीके से हम लोग एक कंडक्टिंग प्लेट में किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिगर आउट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करता हूं तो इस ए पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो आपको समझ आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालने के लिए इन दोनों के कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका और इसका रहेगा, और वो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे दो सरफेसेस है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। सिमिलरली बीच वाले पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों सरफेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, और हमारे को क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे? जो इनकी वजह से और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, ऐसे कुछ हम कर देते हैं। तो बेसिकली वो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिंपली इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है। अगेन दिस इज मोर देन अ फॉर्मूला, दिस इज समथिंग लॉजिक वाली बात है कि ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। ये नहीं कि इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो चारों की वजह से अलग अलग निकाल के पूरी मेहनत कर रहे हो, मतलब इतना टाइम ना हमारे पास है ना हम दे सकते एग्जाम के अंदर। इज दैट ओके? ठीक है। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी वाला। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो अगर एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, हॉलो स्फीयर हमारे पास है, थिन स्फेरिकल शेल, तो उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी थी KQ² अपॉन 2R। के Q1 Q2 बाई R का फॉर्मूला है, तो डायमेंशनली तो ठीक होना ही पड़ेगा, तो 1/2 याद रखना है। उसके अलावा और सारी बातें याद रखने लायक है हमारे पास। 1/2 की वैल्यू को याद रखना यहाँ पे जरूरी है कि KQ² बाई
2r आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, जो ये पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। दिस इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेकिंग दिस स्फीयर। ठीक है, अगर यहीं पे ही ये सॉलिड स्फीयर होता तो उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? 3/5 kq²/r। जैसे ये 1/2 था ना, बस 1/2 की जगह ये 3/5 वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत है। kq²/r को लॉजिकली बिल्ड करो कि आपको कैसे लॉजिकली वो याद रहेगा, क्योंकि जितना मिनिमम याद रखना पड़ेगा उतना दिमाग पे लोड कम, उतना ज्यादा याद रख पाओगे आप। तो हर किसी फॉर्मूले को याद रखने के लिए उसमें क्या मिनिमम से मिनिमम चीज याद रखने की जरूरत है, इस तरीके से इमेजिन करते हो तो आप ज्यादा फॉर्मूले याद कर पाते हो, है ना। और वो ज्यादा कम याद रखना तो रिटेंशन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है कि आपको भूलने की चांस भी कम हो जाते हैं। तो दैट इज द सिचुएशन। एक कंडक्टर के अंदर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो, there will be no field lines inside the material of the conductor, no field lines inside the material of the conductor, एंड दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी हम कंडक्टर के केस में निकालेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। तो ये बेसिकली दो बातों का ध्यान रखते हुए आप जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द कंडक्टर आप फिगर आउट कर सकते हो। तो अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और बीच में कंडक्टर रख दिया तो कंडक्टर में चार्ज असेंड हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब्सॉर्ब कर लेगा एक तरफ से, एक तरफ से निकाल देगा। बस एब्जॉर्ब जहां करेगा वो परपेंडिकुलर होंगी, अंदर कुछ होगी नहीं, और बाहर जब निकालेगा तो परपेंडिकुलरली निकालेगा। तो ऐसा कुछ फीलिंग हम लोग इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कंडक्टर वाली सिचुएशन में। अगेन एक और टर्म होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये होता है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको बात बोल देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, जो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है, इस तरीके से हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड ऑल्सो अगर हम बोले जैसे अगर एक थिन स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इसकी कैलकुलेशंस की जाए तो ये बड़ा ही पॉपुलर सा कैलकुलेशंस होती हैं उसकी कि यार अगर आप आर डिस्टेंस दूरी पे एक छोटा सा थिन स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लेते हैं तो हम लोग बोल लेते हैं कि यार उसमें जो डी ई अमाउंट ऑफ एनर्जी, डी यू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी वो जाएगी के क्यू स्क्वायर, सॉरी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई, सॉरी वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और जब हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं और यू आउटसाइड निकालते हैं तो वो बेसिकली हमारी जो वैल्यू है वही निकल के आती है जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी स्फीयर होती है। ये हमारी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी थी ना ऑल स्फीयर की, ठीक है। तो वही वाली वैल्यू आ जाती है विच बेसिकली तेज की जितना वर्क किया हम लोगों ने उसको शेल बनाने के लिए पूरा क्यू चार्ज का, उतना ही क्या कहते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर हो गई। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। जब सॉलिड स्फीयर होता है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, तो यू इनसाइड भी, यू इनसाइड जैसे इस केस में तो यू इनसाइड जीरो आ जाता है क्योंकि यार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। शेल के केस में, हॉलो स्फीयर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ना, तो उसकी वजह से यू इनसाइड जीरो आता है, यू आउटसाइड ही टोटल यू है। सॉलिड स्फीयर के केस में यू आउटसाइड तो सेम रहता है क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है, यू इनसाइड के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है 1/6 या आई थिंक कुछ जो भी आ जाती है वैल्यू, याद तो नहीं है मुझे। सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लार्जली आपको समझ आनी चाहिए और मैक्सिमम बातें इनमें से आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से टैकल कर सको। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।